नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल चेंज के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से बदलाव हुए हैं प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन होते हुए मॉडर्न तक। ये पूरे बदलाव को आज समझेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि किस तरीके से साम्राज्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य बन रहा है और फिर वो लंबे समय तक नहीं टिक पा रहा, फिर टूट जा रहा है, विघटित हो जा रहा है वो साम्राज्य और कई सारे छोटे छोटे राज्य बन रहे हैं। फिर से कोई आता है, एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है, बनता भी है, लेकिन वो ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं टिक पाता। इसका कारण हमने बताया था कि भारत में बहुत ज़्यादा भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ कई सारे भाषाई लोग हैं, कई सारे धार्मिक लोग हैं और कई तरीके के यहाँ पर डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। ये कारण है जिसकी वजह से कोई भी जो शासक होते हैं वो पूरे भारत पर कंट्रोल कर पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो क्लास भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसका रेफरेंस धीरे धीरे यूज होना शुरू होगा अब। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिकल चेंज कैसे हुआ है प्राचीन काल से लेकर के यहाँ तक, मॉडर्न काल तक। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बताते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी महाद्वीप के पास संसाधन रहा है तो वो एशिया महाद्वीप ही है। ठीक है, एशिया महाद्वीप। और एक तो साइज में भी बड़ा है, आकार भी बड़ा है और अपार संसाधन भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो एशिया महाद्वीप में है भारत और चीन के पास एक तो साइज भी बड़ा है और ऊपर से यहाँ भी संसाधन से परिपूर्ण देश हैं ये। ठीक है, भारत और चीन प्राचीन काल से है, आप देखिएगा। ठीक है, प्राचीन काल में या फिर मध्यकाल होते हुए, मध्यकाल में थोड़ा सा डाइवर्जन आया था, लेकिन प्राचीन काल में यदि आप देखिएगा ईसा मसीह के जन्म के आसपास, मतलब फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी के आसपास अगर आप देखिएगा तो आपको ये दिखेगा कि एक व्यापारिक नेटवर्क कायम हो चुका था उस समय। कैसे? देखिए, यूरोप के जो लोग होते थे उनको एशियाई उत्पादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। ठीक है, जैसे कि कीमती पत्थर हो गए, औषधि हो गए, उसमें भी खास करके अगर आप देखिएगा तो मसाला, रेशम, ये प्रमुख मदद थी जो यूरोप के लोगों को ज़रूरत होती थी। ठीक है, यानी कि उसमें भी भारत और चाइना, यानी कि एशियाई जो उत्पाद होते थे उसका ज़रूरत सबसे ज़्यादा यूरोप में उस समय प्राचीन काल में रहता था। कारण क्या है? देखिए, मसाला क्यों ज़रूरत होता था उनको, या रेशम क्यों ज़रूरत होता था? देखिए, मसाला की ज़रूरत इसलिए नहीं कि खाना बनाने के लिए ज़रूरत होता था। ठीक है, देखिए पहले फ्रिज वगैरह होता नहीं था, फ्रिज नहीं था, तो भोजन को प्रिजर्व करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तो लोग करते क्या था कि मछली वगैरह पकड़े और उसको प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, ताकि बचा रहे, खराब ना हो, इसके लिए वो मसाला को लपेट के रखते थे, लंबे टाइम तक रहता था। ठीक, और वहाँ पर एक एलीट क्लास मतलब डेवलप हो जाए, कुलीन वर्ग आप बोल सकते हैं, कि एक शौकीन टाइप का आदमी जो रेशम के कपड़े को पहनना ज़्यादा पसंद करते थे उस समय के सिचुएशन में। ठीक है, यानी प्राचीन काल में आप देखिएगा। ठीक है, तो इसलिए डिमांड सबसे ज़्यादा था। ठीक है, और सबसे बढ़कर बात तो ये है कि भारत और चीन खास करके उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर थे उस समय, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लगभग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेंचुरी के आसपास की बात है। ठीक, अब उस समय आप अगर देखिएगा तो भारत का जो इकोनॉमी है या फिर चीन का जो इकोनॉमी है, भारत और चीन का, वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है। देखिए, यहाँ पर दो वर्ड हम यूज करते हैं इकोनॉमी में, खास करके ये आपको जानना ही है। एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट का हिंदी होता है आयात और एक्सपोर्ट का होता है निर्यात। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई सामान यहाँ से हम बाहरी के देशों में भेज रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ पर ये पेन हम इस देश में बनाए,
ठीक है, और इस देश से बना करके दूसरे देशों में इसको भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्पेन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर दूसरे देशों से जो कोई भी वस्तु अगर हम अपने यहाँ मंगा रहे हैं, यानी कि आयात कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यही है। दूसरा चीज़ आपको बताते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि भारत और चीन जो है निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था था प्राचीन काल में। सोचो, तो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था था, तो जाहिर सी बात है पूरा बैलेंस इकोनॉमी का किसके हाथ में होगा, भारत और चीन के हाथ में। कैसे होगा अभी हम बताएंगे, आगे आपको सारा चीज़ समझ आएगा। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हम ये बोल रहे हैं कि भारत और चीन के हक में था। कैसे था आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब ये एक प्राचीन मैप की तरह आपको ये यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, जो प्राचीन काल का मैप है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, देखिए ये खास करके आप देखिएगा ना, तो ये वाला जो इलाका है, जैसे देखिए ये भारत है यहाँ पर, ठीक है, इस इलाके में आप देखिए भारत है, ये एशियन महाद्वीप है, और यहाँ देखिए यूरोप है, ये अफ्रीका है, ठीक। उस समय प्राचीन काल में ये अमेरिकी महाद्वीप जो है ना अस्तित्व में नहीं था, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप का कोई खोज खबर नहीं था, किसी को नहीं पता था कि अमेरिकी महाद्वीप है भी या नहीं है। लोगों को यही पता था कि पूरा दुनिया बस यही है, ठीक है, पूरा दुनिया क्या है, यही है। तो यहीं पर लोग व्यापारिक अपना जो भी गतिविधियां होती थी व्यापार से रिलेटेड, वो सब इसी महाद्वीप के मतलब साथ में होता था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ठीक। इस समय एक ट्रेड चलता था, जिस रूट से चलता था उस रूट का नाम है, जिसे देखिए दो रूट होते थे, एक तो समुद्रिक रूट होते थे, ठीक है, समुद्र के हिसाब से रूट चलते थे। हालांकि इसमें तो कई सारे रूट आपको दिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, लेकिन आपको एक समुद्रिक रूट दिखाते हैं। देखिए इस समय आप समुद्र का एक रूट देख पाइएगा कि देखिए एक तो रूट होता है समुद्र के हिसाब से, यानी कि समुद्र के स्तर से जाता था, और दूसरा एक रूट है जो चलता था किस तरीके से, भूमि के हिसाब से, यानी कि स्थल रूट, ठीक है। इसी समय सिल्क रूट नाम का, यानी कि रेशम मार्ग नाम का एक रूट अस्तित्व में आया था, जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। सिल्क रूट के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा तो आप जान लो कि सिल्क रूट एक होता था। सिल्क रूट कहने का मतलब यह है रेशम मार्ग, कि उस मार्ग से उसी मार्ग से होकर के जो है रेशम का उत्पादन, रेशम का जो उत्पाद होता था, यानी कि रेशम जो होते थे वो इधर से होकर के जाते थे कहाँ पर, यूरोप में, ठीक। ये रेड कलर का जो रूट आप देख रहे हैं ना, ये सिल्क रूट को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो ब्लू रूट आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का जो रूट आप देख रहे हैं, ये सब क्या दर्शाता है, ये सब दर्शाता है कि समुद्रिक मार्ग है ये, ठीक है, समुद्र से होकर के व्यापार होते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस समय व्यापार होता था दो मार्गों से, समुद्री और स्थल, दोनों मार्गों से होता था। और एक चीज़ और देखिए कि प्राचीन काल में यूरोप से लेकर के चाइना तक, यानी पूर्व में चाइना तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक, इधर के इलाके तक पूरा व्यापार चलता था। ये क्या दर्शा रहा है पता है, ये दर्शा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को दोस्तों, वैश्विक अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है प्राचीन काल में। सोचो, जिसके सेंटर में आप भारत देख सकते हैं, क्योंकि उस समय अमेरिकी महाद्वीप तो अस्तित्व में था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं था धरती पर तो था ही, लेकिन किसी को पता नहीं था, और खास करके यहाँ के लोगों को नहीं मालूम था अमेरिकी महाद्वीप के बारे में, ठीक है। ये कब पता चलता है, जब कोलंबस वहाँ पर पहुँचता है, यानी कि जब क्रूसेड होता है, क्रूसेड बोलते हैं दोस्तों धर्म युद्ध को, ठीक है। तो जब क्रूसेड होता है, यानी कि धर्म युद्ध होता है, उसके बाद इस्लाम का कब्जा हो जाता है बाकी सारे इस वाले इलाके पर। तो जब इस्लाम का कब्जा हो जाता है तो ये इधर आने ही नहीं देते ईसाई लोगों को, तो नहीं आने देते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके एक टाइम आया था, हम आपको सारा कहानी वैसे बताएंगे, एक टाइम आया था कि यूरोप महाद्वीप के अंदर ही ये पूरे लोग बंद होकर रह गए, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, इधर भी इस्लाम का कब्जा, इधर भी, तो जाने के लिए मुश्किल था, ठीक है। और इधर रशियन इलाके में जो है
आपको बहुत घने जंगल मिलेंगे, तो उधर से होकर के आना बहुत ही मुश्किल था। तो लोगों ने यहाँ से रूट खोजना शुरू किया। लोगों को उसी समय ये ज्ञान हुआ, गैलीलियो जैसे लोग आए कि पृथ्वी गोल है तो भारत या फिर चाइना के पास या फिर एशिया के पास इस रूट से नहीं जाएंगे, अगर तो इधर से भी जाएंगे तो पूरब में है तो निकल के आएंगे, इधर पहुँचेंगे। तो इस तरीके से लोगों का विचार आया। ये चीज़ें आपको सारा डिटेल में आगे हम बताएंगे, आप तनाव में न लें। तो ये कहानी है दोस्तों, ये प्राचीन काल की स्थिति है, ठीक है। हालांकि ऐसा माना जाता है, कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि लोग एक्चुअल में देखो इतिहास ना कई सारी चीज़ें नहीं मिलते हैं तो उसको अनुमान बेस्ड आपने मतलब इतिहासकार बनाते हैं, लेकिन समय के साथ अगर प्रूफ मिलता है तो वो विचार भी बदलते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, गुप्त साम्राज्य का पतन हमने बताया है, गुप्त साम्राज्य गुप्त काल कब आया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप देख लेना पिछला क्लास, क्योंकि वो जितना भी पॉलिटिकल चेंज हुआ है वो सारा पिछला क्लास में बता चुके हैं हम। तो गुप्त काल का जब पतन हो गया था लगभग 600 ईस्वी के आसपास, आप बोल सकते हैं 6ठी सदी में। तो उसके बाद जो है ना भारत में थोड़ा सा, जैसे उत्तरी भारत के इलाके में, ठीक है, उत्तर भारत के इलाके में क्या हुआ था कि निर्यात आधारित जो अर्थव्यवस्था था उसको धक्का लगा था, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। कारण क्या है कि आगे चल करके तुर्की शासन का स्थापना हो जाता है, ठीक है। तुर्की शासन का स्थापना जब यहाँ पर होते हैं, यानी कि टर्की से सब शासक आते हैं और यहाँ पर अपना राजवंश स्थापित करते हैं। उसके बाद लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये बोलिए कि नहीं मध्यकाल में तो फिर मतलब अर्थव्यवस्था ही खत्म, ऐसा नहीं है। सिर्फ उत्तर भारत में निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को धक्का लगा था, लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य थे, साम्राज्य थे, वहाँ से व्यापार आराम से चल रहा था। निर्यात आधारित ही अर्थव्यवस्था था और नगरीय अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा उसी टाइम में, ठीक है। जैसे कि उत्पाद में तो आप जानते ही है, जैसे कि रेशम है, सूती वस्त्र है, मसाले हैं, अफीम है, कई सारे उत्पाद जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होते रहते थे, बाहर जाते रहते थे। आगे जब मुगल काल आया तो और भी ज़्यादा डेवलप हुआ। अब देखो तुर्की शासन के आने के टाइम में क्या हुआ, तुर्की शासन जब आया तो कई सारे, अब जैसे देखिए बाहर से कोई आदमी आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो अपना तकनीक लेके आएगा ना। अब यहाँ पर बस गया है, रच गया है, तो अपना तकनीक भी यहाँ पर लाता है, अपने हिसाब से भी काम करता है। तो चरखा है, करघा है। चरखा आप समझ रहे हो कि जो धागा का निर्माण करता है, धागा बनाते हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे, आपको शायद ध्यान होगा। तो वो धागा का निर्माण करते हैं। फिर उसी धागे से करघा, एक उपकरण है करघा, तो करघा से क्या करते थे, ठीक है, करघा है, चरखा है, ठीक है। तो चरखा से धागा का निर्माण होता था और उसी धागा को करघा के द्वारा क्या किया जाता था, कपड़ा बुनाई किया जाता था, यानी कपड़ा बनते थे। तो ये सब उपकरण है। कागज आया, भवन निर्माण के अलग अलग स्टाइल हैं, यानी कि भवन किस तरीके से बनाना है उसका एक अलग अलग तरीका आया। तो ये सब तुर्की शासन के स्थापना के टाइम में ऐसा हुआ है। मध्यकाल में आप देखिएगा, ये आर्ट एंड कल्चर में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। वैसे जब उसके बाद मुगल शासन जब आया, लोदियों को ख़त्म करके जब मुगल शासन का स्थापना हुआ, उसके मुगल टाइम में भी ये सब जो करखा, चरखा, भवन निर्माण का स्टाइल, अलग अलग आर्ट, पेंटिंग वगैरह सब डेवलप किया, बहुत विकास किया, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, ठीक है। और उससे भी बढ़कर जब 17वीं शताब्दी में आपको पता चलेगा, जब 17वीं शताब्दी के आसपास आपको देखिए, ऐसे तो 16वीं शताब्दी के लगभग शुरुआत में ही 1492 में इसका खोज हो ही गया था अमेरिकी महाद्वीप का। तो आप देखिएगा कि उसके बाद जो रूट बना है, ठीक है, खास करके आप देखिएगा कि जब 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी जब भारत में आती है तो कई सारे कीमती पत्थर, जैसे कि सोने चांदी जैसे कीमती धातुएं वगैरह लेकर के आती है और भारत में छोड़ के जाती है, भारत और चीन या फिर इधर दक्षिण पूर्व एशिया में। कैसे, देखो, अब यूरोप के लोग क्या किए हैं कि अमेरिका महाद्वीप का खोज किए, ठीक है। यूरोप के लोग क्या किए हैं कि ये तो रूट वगैरह दिखा रहे हैं। देखो यूरोप के लोग क्या किए, यहाँ यूरोप है, ये भारत है, आप देख सकते हैं, ये चाइना है, ये
दक्षिण पूर्व एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया इसको बोलते हैं। तो अब देखो ये अफ्रीका है। अब सुनो हुआ क्या है कि धर्म युद्ध के बाद हुआ क्या कि लोग इधर से जाना शुरू किए कि हम इधर से भी घूम के जाएंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और व्यापार हमारा चलता रहेगा, ये सोच के इधर से जाना शुरू किए। लेकिन ऐसे कई लोग जानते थे कि ये जो अटलांटिक महासागर है, यानी कि इधर मतलब इस एरिया के इधर धरती खत्म है, मतलब दुनिया ही खत्म है, धरती छोड़ो दुनिया ही खत्म है, इसके इधर दुनिया नहीं है, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्रिक इलाका था। अब उसको पार लोगों ने किया नहीं था, तो बोला कि इसके इधर दुनिया ही खत्म है, क्योंकि इधर ही बस दुनिया है, क्योंकि सारे स्थल से जुड़े हुए थे लगभग, ठीक है। तो जब लोगों ने इधर आना शुरू किया, अब क्यों आना शुरू किया, क्या है कारण, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप देखिए इकोनॉमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा भटकना नहीं है, ठीक है। तो जब लोगों ने इधर आया तो अमेरिकी महाद्वीप जब अस्तित्व में आया, तब जाकर के लोगों ने क्या किया कि अमेरिका से सोने और चांदी जैसे कीमती कीमती धातुएं ये लोग क्या किए कि अपने यहाँ लेकर के चले गए, ठीक है। और अपने यहाँ लेकर के गए, और अब जाहिर सी बात है उनको मसाले की ज़रूरत है, रेशम की ज़रूरत है, अफीम की ज़रूरत है, कई सारी चीज़ें की ज़रूरत है। तो वो लोग क्या करते थे कि अब यहाँ से जो है वही कीमती धातु लेकर के आते थे इंडिया के पास और चाइना के पास, ये इधर दक्षिण पूर्व एशिया के पास, और ले आन करके यहाँ देते थे, और उसके बदले में यहाँ से मसाला और रेशम लेकर के जाते थे, सूती वस्त्र लेकर के जाते थे। जाहिर सी बात है यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना, तो क्या देते थे, फिर अमेरिका महाद्वीप से लेकर के आते थे कीमती धातु और एशिया महाद्वीप में ले आन करके डाल देते थे, ठीक है। एक बड़ा अच्छा एक प्रमुख अर्थशास्त्री है, ठीक है, आर्थिक विशेषज्ञ कह सकते हैं, जिसने 1820 में एक बात लिखा था। 1820 में एक बात लिखा, पता है क्या लिखा था कि अगर वर्तमान स्थिति को हम देखें, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को यदि हम देखें, तो पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के जीडीपी का, ठीक है, उस समय जीडीपी काउंट होता था, तो पूरे अर्थव्यवस्था के जीडीपी का 55%, कितना 55% भारत और चीन के पास, भारत और चीन, यानी कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था का 55% भारत और चीन के कंट्रोल में था पूरा जीडीपी, यानी कि इनका योगदान था पूरे दुनिया के जीडीपी में 55%, जिसमें भारत 24% अपना योगदान था भारत का, और 31% चीन का योगदान था। समझ में आ रहा है दोस्तों, इकोनॉमी कहाँ था भारत और चीन का उस समय। अब सोचो 1820 की बात बता रहे हैं, समझ रहे, 19वीं शताब्दी की बात है ये। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया से जब जाते हैं लौट के 1947 में, उस समय भारत का जीडीपी पूरे दुनिया के अंश में कितना था पता है दोस्तों, 3% मात्र बच गया था, 3% जीडीपी था भारत के पास। सोचो, अब इस सिचुएशन से आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि अच्छा एक चीज और आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद, ठीक है, एक दो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे तो उसको थोड़ा सा पहले एक चीज बताते हैं। अब देखो 17वीं शताब्दी के आसपास आप देखिएगा कि एक व्यापक व्यापारिक नेटवर्क कायम होता है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी का जो नेटवर्क है, ट्रेड का जो रूट है वो कायम होता है। कैसे, आप देखिए कि अमेरिका से ये चीज़ें यहाँ गया, यहाँ से फिर ऐसे होते हुए भारत आया, भारत से फिर ये दक्षिण एशिया पूर्व एशिया में गया, चाइना गया, ये इलाका से होते हुए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मतलब एक व्यापारिक नेटवर्क कायम हुआ था दोस्तों। आप समझ सकते हैं किस तरीके से कितना बड़ा व्यापारिक नेटवर्क है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा व्यापारिक नेटवर्क यानी कि ट्रेड रूट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उस 17वीं शताब्दी के रेंज में, वही समय मतलब ये नेटवर्क कायम हो गया था, ठीक है। इस पर कई सारे कहानी है, आपको सारा चीज़ हम बताएंगे कैसे कैसे काम किया है लोगों ने, कितना क्रूर काम किया है यूरोप के लोगों ने बाकी के अन्य महाद्वीपों के साथ, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा दोस्तों। लगभग आपको एक डाटा 300 वर्षों तक दुनिया को लूटा है, दुनिया के अन्य महाद्वीपों को, तब जा कर के यूरोप में
आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। सोचो, उसके पास था ही क्या यूरोप के पास? सारा संसाधन तो अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के पास था, अफ्रीका में था, है ना। तो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा ये, सो ठीक है। तो आप हर चीज़ को आप समझ पाइएगा, ठीक है। अब जब ये पूरा चीज़ आपको समझ में आए, देखिए अब इकोनॉमी को ध्यान से समझो क्या है। एक थोड़ा सा लिंक बना देते हैं, उसके बाद देखो, प्राचीन काल में एक व्यापारिक नेटवर्क कायम था। भले ही अब फिर अमेरिका महाद्वीप अस्तित्व में नहीं था, लेकिन फिर भी यूरोप से लेकर के पूर्व में चीन तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक का पूरा व्यापारिक नेटवर्क था। एक ग्लोबल इकोनॉमी को दर्शाता है दोस्तों। मध्यकाल में आकर के उत्तर भारत में थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था को धक्का लगा था, वो भी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था का, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में वो कायम था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। फिर अगर के 17वीं शताब्दी जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है भारत में, तो फिर से एक ग्लोबल इकोनॉमी बनता है और भारत फिर से निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का स्थिति उस समय कितना ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। खास चाइना का भी बोल सकते हैं, क्योंकि भारत और चाइना दोनों मिल करके इन दोनों का जीडीपी बहुत ज़्यादा था दोस्तों। तो उस समय अब सोच सकते हैं सारा सोना चांदी सब आकर के एशिया महाद्वीप में विलीन हो जा रहा है, बेचारे के पास रह ही नहीं रहा, तो दुख तो होगा ना यूरोपियंस को। लेकिन ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, इकोनॉमिकल चेंज जो है, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि प्राचीन काल से ही पूरा दुनिया जो है वो व्यापार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और अभी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दावा करते हैं ना ब्रिटिश लोग की, या फिर कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि प्राचीन काल में मतलब ये दुनिया को सभ्य बना है, ये रहने का तरीका, खाने का तरीका, बात करने का तरीका सब किसने सिखाया? तो ब्रिटिशर्स ने आकर के भारत के लोगों को सिखाया। तो ये कहाँ तक से ये चीज़ें आप देखिएगा, जिसका सभ्यता 4500 और 5000 साल पहले शुरू हुआ और जिसका सभ्यता 2500 साल पहले शुरू हुआ, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब किस सभ्यता की बात कर रहे हैं आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। देखिए, यूरोप में जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो 500 BCE में है, आप समझ सकते हैं, मतलब अभी से 2500 साल पहले शुरू हुआ था रोमन सभ्यता। और भारत का जो सबसे पुराना सभ्यता आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोल रहे हैं, तो वो आप देख ही सकते हैं कहाँ पर है लगभग अभी से 5000 साल पहले या फिर 4500 साल पहले आप बोल सकते हैं। तो वो लोग हम लोगों को सभ्य सिखाएं, सभ्यता का रहस्य बताएं, तो आप समझ सकते हैं आप खुद ही। चलिए वो छोड़िए, वो बाद में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन है जो इकोनॉमिकल चेंज के ऊपर हम आपसे पूछने वाले हैं, आप बताइएगा। अगर आपको समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा। ब्रिटिश का यह दावा कहाँ तक सही है कि उन्होंने भारत का आधुनिकीकरण किया, मॉडर्नाइजेशन किया भारत का? क्योंकि जब भारत में आधुनिकीकरण होता तो भारत का ग्रोथ होता, ना कि भारत का और विनाश हो जाता, ठीक है। क्योंकि कहाँ जीडीपी 24% था पूरे दुनिया के अंशदान में, और कहाँ 3% हो गया था जब देश आजाद उस समय का। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश काल में क्या स्थिति हुआ था। तो मॉडर्नाइजेशन हुआ था कि क्या हुआ था, वो आप बताना है। ये दावा ब्रिटिश करते हैं, अभी भी करते, तो आप बताइए। दूसरा एक क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने, भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है कि एक तरफ उस समय यूरोप में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नए नए फैक्ट्रियां लग रहे हैं, इंडस्ट्री लग रहे हैं, और एक तरफ भारत के उद्योग का विनाश हो रहा है। तो आप बताइएगा, ये दोनों प्रश्न का आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, सोच समझ करके। देखते हैं आप कहाँ तक समझते हैं। हालांकि ये दोनों प्रश्न आपको धीरे धीरे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा जब कहानी की शुरुआत करेंगे। अभी तो बस बेसिक ओवरव्यू चल रहा है, सिर्फ बेसिक ओवरव्यू। एक पॉलिटिकल चेंज देखे थे पिछले क्लास में, आज इकोनॉमिकल चेंज देख रहे हैं, और अगली क्लास में सोशल चेंज देखेंगे, फिर कल्चरल चेंज देखेंगे, फिर पूरा चेंज हम समझ पाएंगे इतिहास को, ठीक है। और एक संक्षिप्त जब चेंज समझ लेंगे तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत ही नहीं हुआ है,
अभी तो बस बेसिक आधार बना रहे, क्योंकि बिना आधार के हम उस पर इमारत कैसे खड़े करें, आपको समझना होगा वो आधार। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।